स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 22 में पचित भोजन के अवशोषण कि जब आहार नाल में पाचन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है और सभी प्रकार के जो कार्बनिक यौगिक हैं, जो जटिल रूप में मानव के द्वारा ग्रहण किए गए थे, उन्हें सरल इकाई अणुओं में परिवर्तित कर दिया गया है। यानी जितना भी कार्बोहाइड्रेट था वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज इस रूप में आ गया। जितना प्रोटीन ग्रहण किया गया था डाइपेप्टाइड एमिनो अम्लों के रूप में आ चुका है और जो वसा ग्रहण की गई थी वो वसा अम्ल ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड के रूप में आ चुकी है। इसके अलावा जल है, मिनरल्स हैं और विटामिन्स हैं। यानी अब अवशोषण की क्रिया आहार नाल में होनी है। आज हम आहार नाल में पचित भोजन के अवशोषण में फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं और आज हम बेसिकली बात करेंगे जल के अवशोषण की एक। दूसरी हम बात करेंगे ग्लूकोज के, फ्रक्टोज के, गैलेक्टोज के अवशोषण। तीसरी बात आज हम करेंगे एमिनो अम्लों के अवशोषण की। कल जब हम पचित भोजन के अवशोषण का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे कल वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड इसके अवशोषण की। तो बात करते हैं। नंबर 1, अगर हम पूरी आहार नाल की संरचना देखते हैं, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन सर्वाधिक अवशोषण की क्रिया जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो छोटी आंत है, उसका एक भाग है इलियम। उस इलियम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, अधिकतम अवशोषण होता है। इसका मतलब इलियम की संरचना पचित भोजन के अवशोषण के लिए एडप्टेड है, अनुकूलित है। क्या देखते हैं हम कि इलियम के अंदर आपको एक विशेष संरचना दिखाई देगी और इस विशेष संरचना का नाम है
ब्रश बॉर्डर। जब हम छोटी आंत की संरचना डिस्कस कर रहे थे तब हमने ब्रश बॉर्डर की बात की थी। इस ब्रश बॉर्डर की उपस्थिति के कारण जो इलियम है उसकी सरफेस एरिया, सतह का क्षेत्रफल कई गुना बढ़ जाता है और अधिकतम अवशोषण, अफेक्टिव एब्जॉर्प्शन संभव हो पाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आहार नाल के जो दूसरे भाग हैं इलियम के अलावा वहां अवशोषण ना होता हो। आमाशय में भी अवशोषण की क्रिया होगी, इलियम में हो ही रहा है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत है, उसका जो कॉलोन वाला भाग है वहां पर भी कुछ मात्रा में पचित भोजन का अवशोषण होता है। यहां तक ठीक। अब होगा क्या इससे कि जो विलाई सूक्ष्मांग को हमने कहा था कि इंटेस्टाइन जो है, आंत जो है, इसकी म्यूकोसा लेयर, श्लेष्मा स्तर ऐसी कुछ अंगुली नुमा आउटग्रोथ बनाता है जिन्हें विलाई रसांकुर कहा जाता है। अच्छा, इस रसांकुर के अंदर हम देखें, एक तो रुधिर केशिका उपस्थित है, दूसरा इस रसांकुर में लैक्टियल प्रेजेंट है, लसिका केशिका प्रेजेंट है। यानी जब अवशोषण होगा तो आहार नाल की जो ल्यूमन है, जो छिद्र है जहां ये पचित भोजन पड़ा है पाचन के बाद, उसमें से जो वसा अम्ल है, मोनोग्लिसराइड है, कल बात करेंगे, ये अवशोषण के बाद लैक्टियल में प्रवेश करेंगे, जबकि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, एमिनो अम्ल ये सब के सब रुधिर केशिका में प्रवेश करेंगे। इसलिए मैंने पचित भोजन के अवशोषण को दो भागों में लिया है। तो अभी हम वही बात कर रहे हैं। ऐसे जो इकाई अणुओं की बात करेंगे जो अवशोषण के बाद रुधिर केशिका में, ब्लड कैपिलरीज में एंटर हो जाएंगे, उनकी केवल बात करेंगे। इज दैट क्लियर? तो समझते हैं वन बाई वन। पहली बात हम करेंगे जल के अवशोषण। सिंपल सी बात है, जल का अवशोषण जिस क्रिया के द्वारा होगा वो है आपके ऑस्मोसिस, हिंदी में परासरण कहलाता है। जानते हैं 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 12th में जो बॉटनी का पार्ट है उसमें एक पूरा चैप्टर है ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, इन सब के बारे में। तो जल का अवशोषण परासरण की क्रिया के द्वारा, ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा होता है। ये एक प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्ट है, निष्क्रिय परिवहन है, बिना एटीपी, बिना उपापचयी ऊर्जा के होता है। तो हम क्या देखते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर जल के अवशोषण के लिए कुछ चैनल प्रेजेंट है। चैनल यानी छोटे छोटे छेद हैं जिनसे होकर जल का अवशोषण हो पाता है। मैंने दिखाया है कि लिपिड की जो बाई लेयर है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, लिपिड की एक दोहरी परत है, वहां ये चैनल है जिनका नाम है एक्वापोरिन 1, और इन्हीं एक्वापोरिन 1 चैनल के द्वारा जल के अवशोषण की क्रिया होती है। पहला अवशोषण हो गया जल का। नंबर 2, दूसरी मैं बात करूंगा अवशोषण की फ्रक्टोज। फ्रुक्टोज जो है शर्करा है, एक मोनोसैकेराइड, फ्रूट शुगर के नाम से इसे जाना जाता है। फ्रक्टोज जो है ये सिंपली डिफ्यूजन की क्रिया के द्वारा विसर्जन, ये भी एक प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्ट, निष्क्रिय परिवहन है। तो उस निष्क्रिय परिवहन के द्वारा फ्रक्टोज का अवशोषण हो जाता है। अब हम बात करेंगे तो ग्लूकोज के अवशोषण की, एक मैं बात करूंगा एमिनो एसिड के अवशोषण। अगर मैं बात करता हूं इनके अवशोषण में कौन सा मैकेनिज्म काम आएगा, तो वो है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हिंदी में कहें द्वितीयक सक्रिय परिवहन, यानी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की क्रिया के द्वारा द्वितीयक सक्रिय परिवहन की क्रिया के द्वारा ग्लूकोज का सोडियम के साथ, एमिनो एसिड का सोडियम के साथ ट्रांसपोर्ट या अवशोषण संभव हो पाता है। देखो इस चीज को हम समझेंगे कि जो द्वितीयक सक्रिय परिवहन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, मतलब बिना एटीपी के, बिना उपापचयी ऊर्जा के इन अणुओं का परिवहन अवशोषण संभव नहीं है। लेकिन जो ऊर्जा, जो उपापचयी ऊर्जा यहां काम में आएगी, वो उपापचयी ऊर्जा इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से आ रही है। कैसे समझते हैं, इस डायग्राम से मैं समझाता हूं। ये आपको ब्रश बॉर्डर दिख रहा है जो ऑरेंज कलर से मैंने बनाया, इस तरह से। यहां पर सभी इकाई अणु पड़े हैं, ये पहले अवशोषित होकर इन कोशिकाओं में जाएंगे और यहां पर वो रुधिर केशिका है, फाइनली उनको रसांकुर की रुधिर केशिका में एंटर होना है। यहां पर सोडियम की कंसंट्रेशन जितनी है, ग्लूकोज की जितनी कंसंट्रेशन है, एमिनो एसिड की जितनी सांद्रता है, यहां उससे ज्यादा है। मतलब यहां एमिनो अम्ल ज्यादा, यहां एमिनो अम्ल कम, यहां ग्लूकोज ज्यादा, यहां ग्लूकोज कम। क्या बिना ऊर्जा के ग्लूकोज कम से अधिक की ओर, एमिनो अम्ल कम से अधिक की ओर आ सकते हैं? संभव नहीं है, ऊर्जा चाहिए। लेकिन ऐसा कोई पंप नहीं है यहां पर। पंप यानी एनर्जी लेकर ट्रांसपोर्ट करने वाले, कि ग्लूकोज का पंप यहां होता, ऊर्जा काम में आती सीधी सीधी, और ग्लूकोज को कम से अधिक की ओर वो पंप कर देते, एमिनो अम्ल को कम से अधिक की ओर पंप कर देते। ऐसा है नहीं। तो क्या किया, इस कोशिका की पार्श्व और आधार इस मेम्ब्रेन पर, इसको कहते हैं बेसोलैटरल मेम्ब्रेन, बेसोलैटरल, यहां पर सोडियम के पंप है। मतलब सोडियम को यहां से यहां भेजा जाएगा। जब लगातार सोडियम बाहर जाएगा यहां से, तो एक स्थिति ऐसी आएगी यहां पर सोडियम की हुई कमी। इज दैट क्लियर?
और हम क्या देखते हैं कि इस ब्रश बॉर्डर की तरफ सोडियम एमिनो अम्ल, सोडियम ग्लूकोज, इनके लिए को ट्रांसपोर्टर, आपने पढ़ा हो 11th के अंदर सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट ऐसा प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन, वाहक प्रोटीन है, जो दो अणुओं को एक ही दिशा में साथ साथ ले जाता है। तो सोडियम एमिनो एसिड को ट्रांसपोर्टर, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, को यानी साथ साथ, सिम्पोर्ट यानी एक ही ओर लेकर जाएंगे। तो जब यह सोडियम की कमी हुई तो अधिक से कम की ओर सोडियम आ सकता है, लेकिन ये को ट्रांसपोर्टर है, मतलब सोडियम जब अंदर जाएगा तो साथ में ये कैरियर एमिनो अम्ल को लेकर जाएगा। ठीक ऐसे ही जब यहां से ये सोडियम अंदर जाएगा तो ग्लूकोज को साथ में लेकर जाएगा। तो हमें क्या दिख रहा है कि सोडियम अधिक से कम की ओर जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कब हुआ, जब हमने इस सोडियम को ऊर्जा उपयोग में लेकर यहां भेजा, तब यहां सोडियम की कमी हुई। इस प्रकार इनडायरेक्ट ऊर्जा काम में आई ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ग्लूकोज का, एमिनो एसिड का, गैलेक्टोज का द्वितीयक सक्रिय परिवहन के द्वारा ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहां पर शुगर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है, SGULT, शुगर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, वो ये द्वितीयक सक्रिय परिवहन द्वारा इनके ट्रांसपोर्ट में सम्मिलित होते हैं। तो हमने बात की आज जल के अवशोषण की, चैनल बताया आपको एक्वापोरिन 1, और इस क्रिया द्वारा जल का अवशोषण हुआ। फ्रक्टोज का विसरण की क्रिया द्वारा, यानी बिना एटीपी के हो रहा है। ग्लूकोज और एमिनो अम्ल द्वितीयक सक्रिय परिवहन द्वारा अवशोषित होंगे सोडियम आयन के साथ। आपको सिम्पोर्टर जो को ट्रांसपोर्ट है उस क्रिया के बारे में बताया, और उसके बाद ये सभी अणु रुधिर केशिका में पहुंच जाता है। कल हम लोग बात करेंगे फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड जो वसा के पाचन से बनते हैं, उनका अवशोषण किस प्रकार होगा, और उसमें दो इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे कि जब भी वसा अम्लों का मोनोग्लिसराइड का अवशोषण होता है तो उसमें पित्त रस, बाइल जूस अपना योगदान देता है, मीसेल का निर्माण होता है, वो डिस्कस करेंगे। एक तो दूसरा डिस्कस करेंगे कि अवशोषण के बाद वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड रुधिर केशिका में एंटर नहीं होंगे, वो लैक्टियल जो वसीय केशिकाएं हैं उनमें उनकी एंट्री होती है। तो उसके बारे में कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हमने अवशोषण का पहला भाग डिस्कस किया, ये डायग्राम आपको समझ में आया, और 4 प्रकार के अणुओं की बात की, उनके अवशोषण में कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व है वो आपको समझाने के लिए बताया। आप तो केवल इतना ही याद रखें, जल के लिए क्या है, फ्रक्टोज के लिए क्या व्यवस्था है, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और सोडियम आयन के लिए क्या व्यवस्था है। द्वितीयक सक्रिय परिवहन के बारे में 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। मैंने केवल जानकारी के लिए यहाँ इस डायग्राम में इसे रिप्रेजेंट किया है, समझाने की कोशिश की। तो कल हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन के सेकंड पार्ट को, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल के डाइजेशन की बात करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करें। कुछ क्वेरीज हैं आपकी, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में आप अपनी प्रॉब्लम है वो लिखकर भेज सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।